चैप्टर 5 सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के, यानी बालमन यानी बच्चे सवाल कर रहे हैं और जवाब दे रहे हैं डॉक्टर कलाम। तो उसके बारे में पूरा चैप्टर हमें यही पढ़ना है कि बच्चे सवाल करेंगे और डॉक्टर अब्दुल कलाम क्या देंगे, उसका आंसर देंगे। तो इसमें अब्दुल कलाम इस चैप्टर के द्वारा हमें क्या सिखाना चाहते हैं वो हम आगे देखते हैं। प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत यह साक्षात्कार डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम से बच्चों की बातचीत पर आधारित है। यह बातचीत तब संपन्न हुई थी जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पद पर आसीन थे। वे बच्चों की जिज्ञासाओं का तुरंत उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। यानी कि भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम एक वैज्ञानिक थे। वो हमारे भूतपूर्व क्या थे, राष्ट्रपति थे। भारत के आधुनिक सेक्राशों के निर्माण तथा प्रेक्षेपण में उनका बड़ा योगदान रहा है। डॉक्टर कलाम बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। बच्चों से उन्हें बड़ा लगाव है। इस पाठ में बच्चों ने उनसे विविध विषयों पर प्रश्न पूछे हैं और डॉक्टर कलाम ने उनके उत्तर दिए हैं। तो चलो हम इस पाठ में आगे देखें कि बच्चों ने क्या प्रश्न पूछे और डॉक्टर कलाम ने क्या उसके उत्तर दिए हैं। चलो हम उसे जानते हैं। ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है, उसमें अब्दुल कलाम बैठे और बच्चे, कितने सारे बच्चे और बीच में अब्दुल कलाम बैठे। बच्चे प्रश्न आपको दिखाई दे कि माइक है बच्चे के पास, तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है और उसके बाद अब्दुल कलाम उसके आंसर देते हैं। तो इसमें हम देखें पहला क्वेश्चन क्या था। तो प्रश्नकर्ता जो प्रश्न कर रहे हैं अब्दुल कलाम को, आर अरविंद कक्षा 3 सेंट मैट्स स्कूल चेन्नई, यानी चेन्नई से है वो और वह तीसरी कक्षा में पढ़ रहा है। तो उसने अब्दुल कलाम से क्या प्रश्न पूछा वो नीचे दिया गया है। क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? तो अब्दुल कलाम ने बोला, हाँ चलो मैं मेरे बचपन की यादगार घटना सुनाता हूँ। तो कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक, यानी वो जब अब्दुल कलाम 5वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, उनके शिक्षक थे श्री सुब्रमण्य अय्यर की एक बात मुझे याद है। उन्होंने मुझे एक बात बताई थी, वो मुझे याद है। 5वीं कक्षा में एक दिन कक्षा में वे हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। वो एक दिन हमें यही बता रहे थे कि कोई पक्षी है वो कैसे उड़ सकता है। तो उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया। यानी कि हमें वहाँ पे ले जाकर समुद्र होता है, रामेश्वरम के समुद्र है, उसके तट पर ले जाके वहाँ पे जीवंत उदाहरण दिया। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मस्तिष्क यानी कि दिमाग में हमेशा के लिए बैठ ही गई। उसे मैं भूल ही नहीं सकता। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली है। तब डॉक्टर कलाम 5वीं कक्षा में थे। उनके एक शिक्षक शिव सुब्रमण्य अय्यर विद्यार्थियों के रामेश्वर के समुद्र तट पर ले गए। वहाँ उन्होंने पक्षियों के उड़ने की क्रिया बताई। जो पक्षी जो उड़ रहे थे उनकी पूरी क्रिया बताई। तब से बालक कलाम इससे बहुत प्रभावित हुए और उसको उसी से ही उसे विज्ञान पढ़ने की बहुत प्रेरणा मिली। इसीलिए वो अब वैज्ञानिक बने थे। फिर दूसरा प्रश्न करता है, सरयू मकर कक्षा 5 वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला नागपुर, और दूसरा बच्चा है वो नागपुर से है और वो 5वीं कक्षा में पढ़ता है। तो उसने क्या क्वेश्चन पूछा अब्दुल कलाम से, बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए। यानी वो पूछता है कि हम जब छोटे हैं तब हमें कौन सी भाषा में प्रमुखता देनी चाहिए, ऐसा पूछता है। तो उसका आंसर क्या देते हैं अब्दुल कलाम। डॉक्टर कलाम उत्तर देते हुए कहते हैं कि मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है।
कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसी में अपनी बात सहजता है यानी समझता है, कहने में सक्षम होता है यानी कहने में सरलता रहती है। पर इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। नितांत यानी अत्यंत जरूरी है वो हमारे लिए। तो डॉक्टर कलाम यही कहना चाहते हैं कि डॉक्टर कलाम मानते हैं कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी जिस भाषा में सोचता है उसी में वह अपनी बात अच्छी तरह से हमें यानी प्रकट कर सकता है, यानी कि हमें बता सकता है। हाँ, वैश्विक स्तर पर संपर्क बनाने के लिए अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा का ज्ञान भी जरूरी है। तो डॉक्टर कलाम यही कहना चाहते हैं कि हमें अपनी मातृभाषा का यानी मातृभाषा ही माध्यम हमारा मातृभाषा ही होना चाहिए पहले, फिर ज़रूरी हो तो हम और भी कोई भी स्तर से बड़े हों तब भी अंग्रेजी सीख सकते हैं। इसके बाद का प्रश्न करता है अर्श पटेल, कक्षा 5, चंदूलाल विद्या मंदिर, मुंबई, यानी मुंबई से है, कक्षा 5 से। वो क्वेश्चन करता है, यदि हम आपकी तरह बनना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए। तो वो प्रश्न करता यानी अर्श पूछता है कि हमें आपके जैसा बनना है तो हमें क्या करना चाहिए। तो उससे डॉक्टर कलाम जवाब उत्तर देते हुए बोलते हैं, जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए। जब आप युवा अवस्था में थोड़े बड़े होते आपके डिसीजन आप खुद ले सकते, तभी हमें लक्ष्य फिक्स कर लेना चाहिए कि हमें क्या करना है। हमेशा कुछ बड़ा सोचो, जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं, यानी आपको पता चले कि आप बनना क्या है, तभी से उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। कहने का अर्थ है कि जी तोड़ मेहनत यानी बहुत मेहनत करो, जो यानी जैसे जैसे आप आगे की ओर बढ़ोगे आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा। जैसे जैसे आप अपना फिक्स करोगे कि मुझे यह बनना है, उसके ऊपर आप इतनी सारी मेहनत करोगे, तब वो कोई रास्ता आसान नहीं होगा, उसमें कितनी सारी प्रॉब्लम और कितनी सारी कठिनाइयों भी आएगी सामने। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना यानी फिक्स ही कर लेना है कि मेरे से यह हो ही जाएगा। समस्या को पराजित करने से महारत हासिल करनी होगी, यानी योग्यता हमें यह काम अच्छे से कर लेंगे वो हमें प्राप्त करनी होगी, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो, यानी आप जितना ज्ञान आपने जिस फील्ड में आपको जाना है उसका ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान आपको प्राप्त करना है कि हमें ये ऐसे ऐसे सब काम करने हैं। तो ऐसे डॉक्टर कलाम बता रहे हैं। फिर इसके आगे प्रश्न करता है चिराग जैन, कक्षा 7, बॉम्बे क्रैबजी अंधेरी, पश्चिम मुंबई, यानी दूसरे प्रश्न करता है चिराग जैन। तो वो क्या कहते हैं, वह कौन कौन सी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है, ऐसा वो डॉक्टर कलाम को बोल रहे हैं। तो डॉक्टर कलाम ने क्या बोला है, वो बोलते हैं भारत को सन यानी 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। वो हमें क्या चुनौती मिली है कि जो अभी चल रहा है 2020, यानी तब तक एक हमें क्या बनाना है, हमारा देश यानी हमारा राष्ट्र विकसित राष्ट्र बनाना है, यानी कि 2020 तक देश को एक विकसित राष्ट्र बनाकर अपने 1 अरब से यानी 1 अरब से भी ज़्यादा अधिक नागरिकों को सुखी बनाने का
काम ही आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती हो, यानी हमारे देश को इतना आगे ले जाना है। देश में पर्याप्त युवा शक्ति और पर्याप्त संसाधन होने से इस चुनौती का सामना करना कठिन नहीं है। इतने सारे हमारे पास साधन है, संसाधन है और इतनी सारी युवा शक्ति है, तो ये इसका सामना करना कोई कठिन नहीं है, वो हम अच्छे से सरलता से कर सकते हैं। फिर इसके आगे दूसरा क्वेश्चन है, इसके आगे क्या कहते हैं, प्रश्नकर्ता कौन है? हर्ष चांडक, कक्षा 7, डॉक्टर एस राधाकृष्ण विद्यालय, मलाड, मुंबई। तो उसमें प्रश्न क्या करता है हर्ष? आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है, यानी साहस की परिभाषा क्या है? तो उसमें क्या कहते हैं डॉक्टर कलाम? अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है, यानी कि अपनी चिंता करे बिना, अपने जान, यानी कि अब मेरी जान चली जाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा, उसकी चिंता करे बिना हम दूसरे की संकट यानी दूसरे की जो मुश्किलें होती है या आपदा, उसे बचाना, हमारे मुसीबत से हमें उसको क्या करना है, हमें बचाना है, बचाना ही साहस है। तो उसी से हम कह सकते हैं कि अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है, लेकिन दूसरों की मुसीबत से बचाना ही हमारा साहस होना चाहिए। फिर इसके आगे प्रश्न करता है, तरुण पटेल, कक्षा 8, स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल, लंदन। तो उसमें क्या प्रश्न करते हैं, हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें, यानी हम जो प्रवासी हैं, लंदन वाले हैं, वो लंदन का रहने वाला है, वो बोलते हैं कि हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें। तो डॉक्टर कलाम उसे बोलते हैं, भारतीय मूल का कोई भी व्यक्तित्व एक बृहद यानी विशाल, हम बोलते हैं वो बड़ा सा भारतीय परिवार का अंग है। वो मूल भारत के जो होते हैं वो क्या बोलते हैं, वो विशाल है, बृहद यानी एक विशाल भारतीय एक परिवार का अंग है, और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है, यानी जो में पुराने अपने दादा दादी, उसके दादा दादी से मिलती है वो वारसा जिससे हम बोलते हैं, पर गर्व है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, और यही आपके लिए गौरव की बात है। तो आप सौभाग्य से एक अच्छी बात है कि आप मातृभूमि से क्या है, जुड़े हुए हैं, वही हमारे लिए अच्छी बात है। इसके बाद प्रश्न करता है, सत्यम, कक्षा 10, जिला स्कूल, मुंगेर, यानी कि एक सत्यम जो 10वीं कक्षा में है वो क्वेश्चन पूछता है, जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर, कलाकार भी इसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं, हमारे लिए आपका क्या संदेश है, यानी वो क्वेश्चन करता है कि जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वह यही बोलते हैं कि कोई बोलता है मुझे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक बनना है, कोई बोलता है मुझे डॉक्टर बनना है, कोई बोलता है मुझे इंजीनियर बनना है, पर यही कोई नहीं कहता कि मुझे किसान, मजदूर या कलाकार भी बनना है। वो भी हमारे लिए राष्ट्र के लिए इतने ही जरूरी है जितने वैज्ञानिक, इंजीनियर और डॉक्टर है। तो इसके लिए हमारे लिए आपका क्या संदेश है, ऐसा वो डॉक्टर कलाम को पूछता है। तो डॉक्टर कलाम उसे क्या आंसर देते हैं, तो वो है किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार, यानी वो शिल्पकार है ना, वो जो कुछ मूर्तियाँ बनाता है, वो ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग है। वो सबसे ज़्यादा अभिन्न, जो हमारे सबसे ज़्यादा काम आते हैं। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार है, यानी ज़रूरियात है, उनकी आवश्यकता है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति
करे। यानी कि किसान मजदूर ये हमारे अभिन्न अंग है, जो सबसे खास अंग है। जो अगर जो किसान ही नहीं होगा तो खेती कौन करेगा, मजदूरी नहीं होगा तो मजदूरी कौन करेगा, कलाकार नहीं होगा तो नया नया कला कौन हमें दिखाएगा, दस्तकार नहीं होगा तो वो हम शिल्पकार वो हमें कौन बना के देगा। तो वो हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग है। हमारे राष्ट्र के निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से जरूरियात है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें। तो जिसको जिस फील्ड में जाना हो अपनी तरह से अच्छे से उस पर मेहनत करे, उन्नति करे यानी प्रगति करे और आगे बढ़े। प्रश्नकर्ता रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11 यानी कि 11, इस्लामिया इंटर कॉलेज इटावा। तो उसमें वो प्रश्नकर्ता रोहित है, वो क्या प्रश्न करता है। आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी। कि आप बोल रहे हैं कि 2020 तक भारत वो विकसित देश हो जाएगा, लेकिन क्या उसकी जो बढ़ती जा रही जनसंख्या और बेरोजगारी से क्या वो संभव हो पाएगा। तो डॉक्टर कलाम उसका क्या उत्तर देते हैं वो हम नीचे देखेंगे। डॉक्टर कलाम, विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। यानी कि जो विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि है वो रोकने की अचूक औषधि यानी कि एक दवा है। इसमें जन शिक्षा विषयक स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। यानी इसमें जन शिक्षा यानी कि दूसरों को सिखाने के शिक्षा की देने का है, और स्त्री शिक्षा यानी इसकी लेडीज़ को भी शिक्षा देने की है। पहले क्या होता था कि कोई भी स्त्री शिक्षा लेती नहीं थी, वो सिर्फ घर के काम ही कर रही थी। इससे छोटा परिवार सुखी परिवार की मान्यताओं को बल मिलता है। यानी सबको सिखाया जाता है कि आप छोटा परिवार रहो तो छोटा परिवार होगा तो सुखी परिवार रहेगा, यह मान्यता को बल मिलता है। भारत 2020 का मिशन यानी मिशन यही है कि यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराएंगे। यानी वो उन लोगों को रोजगार के लिए कितने सारे स्कोप हम बोलते हैं वो उसको दिए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे और बेरोजगारी क्या होगी, कम होती जाएगी। यानी कि डॉक्टर कलाम के अनुसार स्त्री शिक्षा का विस्तार, वो स्त्री को शिक्षा देंगे कि छोटा परिवार सुखी परिवार ऐसे शिक्षा मिलेगी, उसकी मान्यता और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगी धंधे की स्थापना से जनसंख्या पर क्या आ जाएगा, काबू पाया जा सकेगा और बेरोजगारी भी दूर हो जाएगी। इसी वजह से 2020 तक हमारा भारत ये विकसित राष्ट्र बन जाएगा। इसके बाद प्रश्न करता है अर्श मेहता, कक्षा 12वीं, तेजस हाई स्कूल बड़ोदरा। वो प्रश्न करता है आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत राष्ट्र बन जाएगा। तो वो कहते हैं डॉक्टर कलाम, भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है। 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता
निश्चय है इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल रहेंगे। यानी कि भारत की जो जनसंख्या है वो 1 अरब से ज़्यादा है, वो उसमें से 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं, वो 54 करोड़ जो है वो उसकी उम्र 25 ईयर से भी कम है। यह राष्ट्र की एक शक्ति है। भारत को भी 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों हैं और उसके साथ हमारे पास इतनी सारे युवा शक्ति है, उससे हम उपलब्ध करेंगे और 54 करोड़ युवा के विचारों की एकता निश्चय ही इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होगी। यानी उन लोगों से ही हमारा देश विकसित बन सकेगा। तो आगे क्या होता है वो हम देखें। एस कार्तिक कक्षा 12वीं अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल बेंगलुरु यानी बेंगलोर। कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें, तो कलाम उसके आंसर देखता है। डॉक्टर कलाम उसके आंसर देते हैं। स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होगी, यानी कि वो जो हम शिष्यवृत्ति बोलते हैं वो। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु प्राप्तता भी बनेगी। यानी कि ऋण लेने का मतलब जो हम लोन बोलते हैं, वो लोन लेते हैं बैंक से, वो भी हमें मिलेगी। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती है, हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट यानी श्रेष्ठ उत्तम कार्यों से इन्हें पराजित करना होगा। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। यानी कि कितनी सारी प्रॉब्लम, कितनी सारी कठिनाई, लेकिन हमें उसका सामना करना होगा। उसकी प्रॉब्लम और कठिनाई से हमें बैठ नहीं जाना, यानी कि हारना नहीं, हमें उसको सामना करके जीतना ही है, ऐसा डॉक्टर कलाम बोलते हैं। इसके बाद ये प्रश्न करता है, मिथुन के द्वितीय वर्ष बी लेवल AICT अमृतापुरी से, तो वो प्रश्न करता है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए। यानी कि डॉक्टर कलाम उसका आंसर देते हैं, जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियाँ बनाते हैं, यानी कि दूर की बात सोचते हैं और आगे की कहते कि ये हो सकता है, हम ये करेंगे तो ये अच्छा काम हो सकता है। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना में ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी। वर्तमान राजनीतिज्ञों को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्ट और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन लेना होगा। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा। यानी कि डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हमारे जो नेता हैं वो कठिन परिश्रम और उत्कृष्ट और पारदर्शी कार्यों से लोगों के विश्वास प्राप्त करना चाहिए और उन्हें गरीबी की रेखा के नीचे रहे हुए लोगों को उन्नति के लिए भी प्रयास करना चाहिए। यानी जो लोग बहुत गरीब है उन्हें हमें थोड़ा प्रोत्साहन करके आगे उसे बढ़ाना चाहिए, जिससे हमारे गरीबी रेखा कम हो सकती है। तो ऐसे कितने सारे लोग हैं, उससे हम क्या देंगे, इसको एक नया सोच देंगे कि आप आगे बढ़ सकते हो, तो आगे बढ़ जाओ और हमारे देश का भविष्य अच्छा रहे। जैसे वो गांधी जी ने भी अपने निष्ठा से पूरे राजनीति से सत्य, अहिंसा और निस्वार्थ भावना से उसने कुछ यही कि मैं देश के लिए ये करूँगा लेकिन मुझे सामने यह मिलना चाहिए, ऐसा गांधी जी ने रखा, अपनी सोच नहीं रखी थी। वो निस्वार्थ भाव से अपने ब्रिटिश शासकों को विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। तो हमें भी ऐसे ही काम गांधी जी की तरह करने चाहिए। इसके बाद प्रश्न करता है, सी नंदिता
DR इंस्टीट्यूट चेन्नई से, वो क्या प्रश्न करती है? रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है? यानी महिला को क्या करना चाहिए, वो क्या करे जैसे विकसित राष्ट्र बने। तो विजन यानी वर्ष 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त हैं। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिला उच्च स्तरीय सामरिक सेना बृहगुणक उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती है। यानी कि जो हमारी तीन सेना, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, भारतीय सेना में जितनी पुरुष हैं उतनी ही महिला को भी नियुक्त उसमें किया जाए। कोई दोनों में से भेदभाव नहीं किया जाए, जैसे महिला भी आगे बढ़ सकती है। यानी कि सेना में महिलाओं को भी बराबरी जगह मिलनी चाहिए। भारतीय सेना में पुरुष और महिलाओं की नियुक्तियों में भेदभाव नहीं किया जाता। आज सेना में महिलाएं भी उच्च स्तरीय सेवा प्रदान कर रही हैं। यानी कितनी सारी महिला है जो बड़े फोर्स में है। एयरफोर्स, आर्मी और नेवी की जब बड़ी बड़ी ऑफिसर वो महिला भी है, और कितनी सारी महिला रह चुकी है और दूसरी महिला भी अभी उस पर है। इसलिए महिलाओं को भी सेम यानी समान दर्जा मिल रहा है। इसके बाद प्रश्न करता है, जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न, क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्चे कम नहीं कर सकते? तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी। इस मंच यहाँ पे वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीज़ों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं रहेंगे। यानी कि यहाँ पे पहले कितनी सारी बड़ी बड़ी कुर्सियाँ होती थी, वो अभी यहाँ पे नहीं रखी जाती। वो इतने सारे उसका महत्व नहीं होता, तो इससे वो क्या हो गया, इसकी यहाँ पे वो नहीं होगी तो भी चलेगा। तो वो भी खर्चे क्या हो सकते हैं, भविष्य में कम भी हो सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते हैं। यानी कि उसमें हम कितने सारे गए कि इन मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी, लेकिन वो अभी यहाँ पे नहीं है। ठीक ऐसे अनुत्पादक जो उत्पादक न करे चीज़ों पर अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे। यानी ऐसे कुछ जिसकी ज़रूरत ही नहीं है इतने महंगे की, तो वो हम उत्पादन नहीं करेंगे तो वह वहाँ पे रखी भी नहीं जाएगी। तो इसलिए भी ऐसा भी हो सकता है। तो इस चैप्टर में डॉक्टर अब्दुल कलाम ने इसको सब डॉक्टर कलाम बोलते हैं अथवा तो डॉक्टर अब्दुल कलाम भी बोलते हैं। तो इतने सारे प्रश्नों के इतने सारे अच्छे आंसर दिए, तो हमें इसमें से कितना सारा सीखने को मिला है, जो अब्दुल कलाम ने इस चैप्टर द्वारा हमें सिखाया गया है उसको हम ध्यान से सीखेंगे और उसका पालन करेंगे।